वन वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 16 नवंबर। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहली न्यूज़ है हमारी कि आरबीआई ने अनाउंस किया है कि अगर जो भी इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या जो इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम है, अगर वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऑम्बुड्समैन क्या होते हैं। तो ऑम्बुड्समैन एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा अगर कोई कंप्लेन किया जाता है, कोई भी शिकायत वगैरह की जाती है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, तो उस टाइम जो उस कंप्लेन की जांच है वो ऑम्बुड्समैन करते हैं। ठीक है। और ये जो ऑम्बुड्समैन का जो कॉन्सेप्ट है ये स्वीडन से लिया गया है, ये स्वीडन से डिराइव किया गया अपने यहाँ। अब देखिए, ऑम्बुड्समैन जो होता है एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय लेजिस्लेचर। ठीक है। तो जो भी लेजिस्लेचर होगा, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर है, तो इनके द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है कि जो भी कंप्लेंट्स वगैरह होंगे किसी भी सर्विस या एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी होती है उसके अगेंस्ट, तो इस कंप्लेंट्स को जो जांच करेगा ऑम्बुड्समैन जो होगा। इन इंडिया एन ऑम्बुड्समैन इज अपॉइंटेड टू रिजॉल्व ग्रीवेंसेस इन द फॉलोइंग सेक्टर्स। तो देखिए, ये 3 सेक्टर से इंश्योरेंस और इनकम टैक्स और बैंकिंग सेक्टर। तो इससे रिलेटेड कोई भी इसे डिस्प्यूट या कोई भी कंप्लेन होती है लोगों की, तो उसकी जो जांच है वो ऑम्बुड्समैन करता है। अब बात करते हैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम की। तो इस स्कीम के अंदर जैसे जो भी स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो है ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या जो गवर्नमेंट्स के जो बॉन्ड्स होते हैं उसको ख़रीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ठीक है। जैसे नॉर्मली हम बात करें तो जैसे म्यूचुअल फंड होता है, तो म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्ट किसी भी म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी का है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। फिर आपका जब भी मन किया, अगर उसमें लॉकिंग पीरियड नहीं है तो आप उसको चाहे तो बेच भी सकते हैं। तो उसी तरीके का ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम है। लेकिन इसमें आप क्या होगा कि आप जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, आप उनको डायरेक्टली खरीद सकते हैं। और ये उसी तरह सेम है जैसे कि आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो लगभग लगभग उसका जो प्रोसेस है वो सिमिलर ही है। और जो टैक्स रूल्स भी हैं, जो उसके टैक्स के नियम दिए गए हैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम के, तो ये टैक्स के नियम भी जो हैं वो फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड की तरह ही इसके टैक्स के नियम से रहेंगे, कोई इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। अब देखते हैं क्या इसका बेनिफिट क्या होगा। तो बेनिफिट ये होगा कि सपोज़ करिए कि एक तरह से आप देखेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक तरह से गवर्नमेंट आपसे पैसे बोरो कर रही है, एक तरह से लोन में ले रही है। तो अब जब सरकारी पैसे सरकारी यहाँ पे बोरोवर है, तो एक आपके पास एक गारंटी रहेगी फंड्स को लेकर के। ठीक है। जो यहाँ रिस्क है वो ज़ीरो रहेगा, तो आपके पैसे डूबने का जो खतरा है वो नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार यहाँ पे खुद बोरोवर है। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो आपको अच्छा इंटरेस्ट दे सकते हैं। मान लीजिए कोई भी फिक्स डिपॉजिट अगर हम करते हैं, तो उसके हिसाब से जो है हमें उसके मुकाबले में अच्छा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल सकता है। और ये इंटरेस्ट रेट जो है कहीं ना कहीं मार्केट पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा। जैसे अगर पिछले 10 साल के एवरेज की बात करें, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसका एवरेज जो इंटरेस्ट रेट रहा है वो 6.366% रहा है। हाउ कैन इंडिविजुअल एक्सेस जी सिक्योरिटी ऑफरिंग्स। अब देखिए कि कोई भी इंडिविजुअल जो है कैसे खरीद सकता है या कैसे बेच सकता है। तो जो भी अगर इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको एक आरबीआई में जाकर उसको एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तभी आप जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड को खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी जो है आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। तो आप वहाँ पर जाके आप अपने सारे डिटेल्स वगैरह फिलअप करके आप इस चीज़ को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अकाउंट जो है रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, इसको ओपन करके आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड को आराम से खरीद सकते हैं। वंस द अकाउंट इज़ एक्टिवेटेड, देखिए अगर एक बार अकाउंट एक्टिवेट होता है तो आपके मोबाइल पे जो है पासवर्ड वगैरह आ जाएगा और आपके अकाउंट से रिलेटेड जानकारियाँ आ जाएंगी। और द इन्वेस्टर्स विल बी परमिटेड टू बाय सिक्योरिटीज एज इन प्राइमरी मार्केट और इन द सेकेंडरी मार्केट। तो आप चाहे वो प्राइमरी मार्केट की बात करें, चाहे हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें, तो आप किसी भी मार्केट में जो है इन सिक्योरिटीज़ को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम अमाउंट जो इसके लिए डिसाइड किया गया है, तो कम से कम जो है 10,000 रुपये, तो 10,000 के मल्टीपल में होगा, जैसे 10, 20,000 या 30,000 या 40,000 रुपये। तो जो भी पैसे होंगे वो 10,000 के मल्टीपल में होंगे। और जो भी पेमेंट है नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू आराम से ईजिली की जा सकती है। अब देखिए कि इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस क्यों किया। तो इसके थ्रू हमें एक ब्रॉडर इन्वेस्टर बेस देखने को मिलेगा कि जब ये इस सबके लिए अवेलेबल है, तो कोई भी अकाउंट ओपन करके ऑनलाइन आरबीआई की साइट पे जाके ऑनलाइन अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं ईजिली। वहाँ से आप ईजिली जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डील कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो एक आपको एक ये क्या हुआ कि एक ब्रॉडर बेस मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। और दूसरा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मीन्स जो रिटेलर्स इन्वेस्टर्स हैं कुड फ्री अप रूम फॉर देयर कंपनीज टू ब्रिंग फंड्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है। तो जो भी मीन्स जो कंपनीज वगैरह हैं वो उनके द्वारा भी चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर किया जा सकता है, और बाद में वो चीज़ उनको भी प्रॉफिट बेनिफिट उसमें मिलेगा। और एक
तरफ से हमको इसमें जो डाइवर्स बोरोइंग देखने को मिलेगी फॉर गवर्नमेंट, मीन्स जो भी से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हैं तो एक तरह से सरकार जो है वो आपसे पैसे बोरो ही कर रही है। तो सरकार जो पैसा है वो कहीं ना कहीं उसको पब्लिक केयर के लिए यूज़ कर सकती है। देखते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, तो इट इज़ अ मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म प्लेसिंग इंडिया एमंग सेलेक्टेड फ्यू कंट्रीज़ विच हैव सिमिलर फैसिलिटीज़। तो इंडिया के अलावा भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स में डीलिंग करती हैं, मीन्स जो नॉर्मल आदमी है वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड को खरीद या बेच सकता है। बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होते हैं वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि सरकार के द्वारा इशू किए जाते हैं, क्योंकि सरकार आपसे मनी बोरो कर रही है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये देखिए दो कैटेगरी के हैं। पहला है टी बिल्स जिसको हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। तो जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो छोटे समय के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए इनकी मैच्योरिटी जो है, आपने पैसे जमा किया तो आप 91 डे में भी निकाल सकते हैं या 182 डे में निकाल सकते हैं या 364 डे में भी निकाल सकते हैं। तो मीन्स एक साल के लमसम में जो है इसका इन्वेस्टमेंट होता है, एक साल के अंदर ही होता है। तो ये जल्दी ही मैच्योर हो जाते हैं, 91 या 182 या 364 डेज़ में जो ये ट्रेजरी बिल्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। दूसरा है हमारा डेटेड सिक्योरिटीज़ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। मीन्स आपको इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल से लेकर के या 40 साल तक आप इसमें पैसे को रख सकते हैं, ठीक है। और देखिए जो टी बिल्स हैं ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करता है, लेकिन जो ये डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं ये आपके स्टेट भी इशू करता है। तो टी बिल्स और डेटेड सिक्योरिटीज़ ये दोनों चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकता है, ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो टी बिल्स इशू नहीं कर सकती। टी बिल्स आर इशूड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और जो इंटरेस्ट होगा टी बिल्स पे ये डिटरमाइन होता है, जो भी मार्केट में जो भी इंटरेस्ट वगैरह चल रहा हो तो ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा टी बिल्स का। सेकेंड न्यूज़ है हमारी कि जो 2019 में जो ब्लैक होल की इमेज आई थी, जो कि वो इमेज जो है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा लिया गया था, ठीक है। तो ये जो मेसाइयर 87 जो गैलेक्सी है तो ये उसके सेंटर में था, तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से जो है इसकी इमेज ली गई थी। तो अब ये चीज़ न्यूज़ में ये चल रहा है कि क्या ये जो इमेज ली गई थी क्या ये सही में ये किसी ब्लैक होल की इमेज है, ठीक, कि या किसी और चीज़ की इमेज है। तो बात यहाँ ये कही जा रही है कि ये जो इमेज ली गई थी वो नेकेड सिंगुलैरिटी है। तो नेकेड सिंगुलैरिटी का मतलब ये होता है, देखिए जिसको हम इवेंट होराइजन बोलते हैं, जैसे ये ब्लैक होल है, सपोज करिए ये ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल का जो ये बाहरी हिस्सा होगा, ठीक है, तो इसको हम इवेंट होराइजन बोलते हैं। ये इवेंट होराइजन है। और इसके अंदर का जो पार्ट होता है ये इसको हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बाहरी हिस्सा हो गया इवेंट होराइजन और अंदर का जो हिस्सा है वो हो गया सिंगुलैरिटी। तो जो इमेज लिया गया था 2019 में उसमें ये इवेंट होराइजन प्रेजेंट नहीं था, मीन्स ये चीज़ नेकेड थी, यहाँ पे केवल सिंगुलैरिटी ही प्रेजेंट थी, ये इवेंट होराइजन प्रेजेंट नहीं था। तो यही चीज़ पे ये न्यूज़ है। बात करते हैं M87 गैलेक्सी की। तो 2019 में देखेंगे तो एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कैप्चर द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ ए सुपर मैसिव ब्लैक होल, ठीक है। तो जो M87 गैलेक्सी थी, ये मेसाइवर 87, तो इसी के सेंटर में से इस ब्लैक होल की इमेज को कैप्चर किया गया था इवेंट होराइजन जो टेलीस्कोप था उसकी मदद से। और ये कहा गया था कि जो ये ब्लैक होल है वो 6.5 बिलियन टाइम्स है जो सन का मास है, ठीक है। तो सन के मास से ये 6.5 बिलियन टाइम्स ज़्यादा है और 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है पृथ्वी से, करीब करीब 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है पृथ्वी से। और द डिस्कवरी सेट द वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी ऑन फायर एंड ऑल्सो फाउंड ए मेंशन इन द पॉपुलर इन्फॉर्मेशन सेक्शन। तो उसकी सीधी बात है कि बहुत न्यूज़ में भी चला था उस टाइम, और इसके लिए जो है फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 2020 में। तो एंड्रिया गेज और रेनाल्ड गेंजल वर अवॉर्डेड हाफ द शेयर ऑफ द प्राइज़ फॉर देयर स्टडी द ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी सैजिटेरियस ए। तो इन दोनों व्यक्तियों को जो है ये एंड्रिया गेज और रेनाल्ड गेंजल को इसके लिए अवार्ड भी किया गया था। तो देखिए ब्लैक होल के दो पार्ट्स होते हैं। जैसे इसकी पहले सिंगुलैरिटी के बारे में बात करते हैं। जो इसका कोर वाला पार्ट होता है, बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं, ठीक है, जो कि इंडिफिनिट डेंस होता है, ठीक है। इंडिफिनिट ये डेंस है, मीन्स ये बहुत ज़्यादा डेंस है। और एक तरह से जो भी कोई भी चीज़ है उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि किसी भी चीज़ को ये अपने अंदर खींच सकता है। मतलब कि अगर लाइट भी पास करना चाहेगा यहाँ से तो लाइट भी पास नहीं कर सकता, ये लाइट को भी खींच सकता है। एज ऑल द रेमिनेंट मास ऑफ द स्टार इज कंप्रेस्ड इनटू दिस पॉइंट। तो जो भी स्टार है उसका जो पूरा मास होगा वो कंप्रेस्ड होता है जो सिंगुलैरिटी होती है। तो जैसे ये ब्लैक होल है तो उसका जो सेंटर वाला जो एरिया होगा वो सिंगुलैरिटी होगा, और जो ये बाहर वाला जो एरिया होगा इसको हम इवेंट होराइजन बोलते हैं।
बात करते हैं इवेंट होराइजन, देखते हैं एन इमेजिनरी सरफेस सराउंडिंग द सिंगुलैरिटी। तो एक ये सरफेस है जो कि सिंगुलैरिटी को एक सराउंड करता है, घेरता है, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी सरफेस है। एंड द ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सच दैट वंस एनीथिंग एंटर द सरफेस इज ट्रैप्ड फॉर एवर। तो एक बार कोई चीज़ अगर एंटर कर गई, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो, वो बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। नॉट इवन लाइट कैन escape. That is why we cannot see the singularity at the heart of a black hole but only see point outside the event horizon. इसीलिए जो है हम सिंगुलैरिटी को नहीं देख सकते, केवल जो बाहरी इलाका है ब्लैक होल का वही हमें देखने को मिलता है। Hence all the physics happening within the black hole event horizon is indeed blocked from the view of the observer. तो हमें जो है क्लियरली उसका जो भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर वो चीज़ हम नहीं देख सकते। केवल हम जो देखते हैं बाहरी हिस्सा वो हमारे इवेंट होराइजन का हिस्सा रहता है, ठीक है, क्योंकि सिंगुलैरिटी उसके अंदर होती है। लेकिन जो यहाँ पे देखा गया टेलीस्कोप के द्वारा, ये जो है यहाँ पे इवेंट होराइजन प्रेजेंट नहीं है, ये नेकेड सिंगुलैरिटी ही प्रेजेंट है केवल। अब देखते हैं कि क्या कहा गया। तो ये कहा गया है कि जो इसका रिसेंट एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो M87 गैलेक्सी में जो मिला था ब्लैक होल उसके सेंटर में, तो वो एक नेकेड सिंगुलैरिटी था। तो व्हेन द स्टार मच मोर मैसिव देन द सन, देखिए जब कोई भी स्टार जब सन से बहुत बड़ा होता है और उसकी अपने एक तरह से अपने जीवन के वो अंत में होता है, मतलब वो स्टार अब ख़त्म होने वाला है, तो क्या करता है कि दे कोलैप्स अंडर देयर ओन ग्रेविटी, तो वो अपनी ही ग्रेविटी के अंदर ख़त्म हो जाता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द कोलैप्स इज ब्लैक होल, और वो जब अपनी ही ग्रेविटी के अंदर वो स्टार ख़त्म होता है तो वो फॉर्म करता है ब्लैक होल को। इन मेनी सिनारियो द स्टेलर कोलैप्स द इवेंट होराइजन डज नॉट फॉर्म, तो अगर स्टेलर जो है वो कोलैप्स कर जाता है तो इवेंट होराइजन नहीं फॉर्म होगा। एंड द सिंगुलैरिटी इज एक्सपोज टू आउटसाइड, इसके बाद जो सिंगुलैरिटी है वो बाहरी रहेगी, और मतलब वहाँ पे जो बाहरी लेयर थी इवेंट होराइजन की वो नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है। वहाँ भी कोई भी इवेंट होराइजन जो सील्ड है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा, इसी को हम नेकेड सिंगुलैरिटी बोलते हैं। अब बात करते हैं मोनोपोल और ग्रेविटी क्या होता है। तो 19वीं सेंचुरी में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एज वन कंबाइंड फेनोमेनन शोइंग दैट द लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो 19वीं सेंचुरी में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने जो है ये दिखाया था कि लाइट जो होती है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। बट देर इज़ एन एसिमेट्री बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, लेकिन हम ये देखेंगे कि एक यहाँ पे एसिमेट्री है, जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है दोनों के बीच में एसिमेट्री हमें देखने को मिलती है। वाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी फाउंड टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स। जैसे देखिए पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की बात करें तो हमें कोई भी बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज मिल सकती है या कोई बॉडी जो है नेगेटिव चार्ज मिल सकती है, लेकिन जब भी हम किसी मैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेट कभी सिंगल नहीं होता। मीन्स मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर चार्जेस होंगे तो चार्जेस हमें अलग अलग मिल सकते हैं। कोई बॉडी पर्टिकुलर है तो उसकी पॉजिटिव चार्ज की बॉडी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज की बॉडी हो सकती है, लेकिन जब भी हम मैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है, हमेशा पेयर में मिलते हैं। दिस इज एन एनालॉगी बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टू से दैट द मास इज लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये जो है ये नहीं हम कह सकते कि मास जो है वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। दस इट कैन बी कॉल्ड ए ग्रेविटो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसीलिए इसको नाम दिया गया ग्रेविटो इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है केसरे हिंद से। तो केसरे हिंद ये बटरफ्लाई का नाम है, तो इसको अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई जो है वो घोषित किया गया है। अब देखिए इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड है, शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड है। और केसरे हिंद को जो है टीनोपैल्पस इम्पेरियलिस भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो केसरे हिंद ये हिंद वर्ड जो है इसमें आता है, तो हिंद वर्ड का मतलब इंडिया हुआ। दिस बटरफ्लाई विद 90 to 120 मीटर विंग स्पैन, तो जिसका पंख का जो फैलाव होता है वो 90 से 120 मिलीमीटर तक होता है। और ये जो 6 राज्य हैं ईस्टर्न साइड हिमालय साइड में, वहाँ पे ये हमें देखने को मिलती है। 6000 से लेकर 10,000 फीट तक ये देखने को मिलती है, और जो वुडन टेरेन वाला इलाका है उस एरिया में देखने को मिलती है। उसके अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और सदर्न चाइना के जो इलाके हैं उसमें भी हमें केसरे हिंद देखने को मिली है। उसके अलावा देखेंगे तो द मूव वाज मेड विद अ व्यू टू बूस्टिंग बटरफ्लाई टूरिज्म, तो ये जो डिक्लेयर किया गया है स्टेट बटरफ्लाइज को, तो ये ताकि जो टूरिज़्म है उसको बूस्ट किया सके, और एंड सेविंग द स्पीसीज़ फ्रॉम एक्सटिंक्शन, और ताकि उस स्पीसीज़ को जो है ख़त्म होने से बचाया जा सके। उसके अलावा और कुछ बटरफ्लाइज के बारे में देखते हैं जो न्यूज़ में रही। तो मालाबार बैंडेड पीकॉक और द बुद्धा मयूरी, जो कि स्टेट बटरफ्लाई है केरला की, ठीक है। तो इसे डेडिकेटेड एक बटरफ्लाई पार्क भी है कोची में।
और तमिलनाडु ने भी डिक्लेयर किया है तमिल योमान को, जिसको हम सिरोक्रोआ थाइस बोलते हैं, एज इट स्टेट बटरफ्लाई टू सिम्बलाइज द रिच नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। तो अलग अलग स्टेट जो हैं वो बटरफ्लाई को अपना मीन्स किसी बटरफ्लाई को वो स्टेट बटरफ्लाई घोषित करते रहते हैं। तो उसी तरह महाराष्ट्र में देखिए ब्लू मोमोन को किया था, उत्तराखंड ने कॉमन पिकॉक को किया है और कर्नाटका ने सदर्न बर्डविंग को किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी जो सीबीआई और जो इलेक्टोरेट ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, तो इनका जो टर्म पीरियड था वो 2 साल था, तो 2 साल से बढ़ा के जो है 5 साल कर दिया गया। तो राष्ट्रपति ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, ठीक है। एक सीबीआई से संबंधित था और एक जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से संबंधित था, ठीक है। दैट वुड अलाउ द सेंटर टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो भी सेंट्रल सीबीआई के डायरेक्टर हैं और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है, ईडी के जो डायरेक्टर हैं, उनकी जो टर्म पीरियड था वो 2 साल का था, तो उसको 2 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है। अब जब वो अपॉइंट होंगे तो अब वो 5 साल तक के लिए रहेंगे। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 और जो हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट है 2003 का, उनको अमेंड किया गया है टू गिव द गवर्नमेंट द पावर टू कीप द 2 चीफ इन देयर पोस्ट फॉर 1 ईयर आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड देयर 2 ईयर टर्म्स, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे तो ये जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का और जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट है सीवीसी एक्ट है 2003 का, इसको भी अमेंड किया गया है ताकि जब अपना 2 साल वो पूरा कर लें तो उनके जो पोस्ट को है वो 1 साल और बढ़ाया जा सके। द चीफ ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करेंटली हैव ए फिक्स 2 ईयर टेन्योर। तो इस जो भी सेंट्रल एजेंसीज के चीफ होते हैं उनका 2 साल का टेन्योर होता है, बट कैन नाउ बी गिवन 3 एनुअल एक्सटेंशन। लेकिन उनको अब जो है 2 के अलावा 3 और एक्सटेंशन मिल सकता है, मीन्स कुल मिला के वो 5 साल तक रह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में। Provided that the period for which the director hold the office on his initial appointment may in public interest or on the recommendation of committee। तो ये कहा गया है कि जो भी डायरेक्टर ऑफिस होल्ड कर रहा है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या कोई जो कमेटी है जो कि प्राइम मिनिस्टर, और देखिए इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं और जो चीफ जस्टिस हैं वो एज ए मेंबर रहते हैं। तो अगर कमेटी रिकमेंड करती है तो इनके जो पीरियड को है वो एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल के लिए, फिर कमेटी रिकमेंड की तो फिर 1 साल एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। पहले 2 साल था, फिर एक्सटेंड करके 1 साल कर सकते हैं, 3 साल हो गया, फिर ऐसे करके 5 साल तक किया जा सकता है। प्रोवाइडेड फॉर दैट नो सच एक्सटेंशन शैल बी ग्रांटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और 5 साल तक अगर उनका पीरियड कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद उनको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, टोटल इंक्लूडिंग द पीरियड मेंशन इन द इनिशियल अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो 2 साल के साथ एक केवल 3 साल और तरह से समझ सकते हैं कि बढ़ाया गया, तो कुल मिला के 5 साल कर दिया गया है। अब देखते हैं कि सीवीसी एक्ट में क्या अमेंडमेंट किया गया है। तो प्रोवाइडेड द विच द डायरेक्टर इन्फोर्समेंट होल्ड द ऑफिस ऑन हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट में इन पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए या जो कमेटी है, ठीक है, तो इसमें देखिए इस कमेटी में सीवीसी चीफ होंगे, रेवेन्यू और होम सेक्रेटरीज एमंग अदर्स। तो इसमें जो है जो ये कमेटी जो सीवीसी को रिकमेंड करेगी तो उसमें सीवीसी चीफ रहते हैं, रेवेन्यू रहते हैं और जो रेवेन्यू मिनिस्टर्स जो हैं, उसके अलावा जो होम सेक्रेटरीज वगैरह हैं तो वो रहते हैं। तो वो अगर रिकमेंड करते हैं तो ही इनके जो टाइम पीरियड है 2 साल से 5 साल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी 1 साल करके ही बढ़ाया जाएगा। और नो सच एक्सटेंशन शैल बी ग्रांटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ए 5 ईयर्स। तो 5 साल होने के बाद भी अगर इनका पूरा होता है 5 साल का टर्म तो उसके बाद इनको कोई भी एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। बात करते हैं सीबीआई की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। तो सीबीआई को स्थापित किया गया था 1963 में, 1963 में सीबीआई को सेटअप किया गया था और जो कि एक रेजोल्यूशन के द्वारा सेटअप किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो हमारा गृह मंत्रालय है उनके द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया था और 1963 में सीबीआई को सेटअप किया गया था। लेकिन अब की बात करें तो सीबीआई जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता है किसके अंदर, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो डीओपीटी जो मिनिस्ट्री है हमारी उसके अंडर अब सीबीआई आता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंडर में। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई वाज रिकमेंडेड बाय सनातन कमेटी। तो सनातन कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है सीबीआई का गठन किया गया था, ठीक है। तो जो कि काम सीबीआई का है प्रिवेंशन का, करप्शन करना। सीबीआई जो है वो कोई स्टेटरी बॉडी नहीं है और सीबीआई की जो पावर मिली है वो डीएसपी एक्ट 1946 से देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है।
CBI इज़ द मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो CBI है वो मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये मीन्स वो स्टेट में भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। उसके अलावा सेंट्रल के द्वारा जो भी आदेश वगैरह दिए जाते हैं तो उनके कहने पे भी CBI इन्वेस्टिगेशन करती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड असिस्टेंट टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल, और जो लोकपाल और CVC है इसको भी असिस्ट करती है CBI इन्वेस्टिगेशन वगैरह में। इट इज़ ऑल्सो द नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया, और CBI जो है वो नोडल पुलिस एजेंसी भी है इंडिया में, जो कोऑर्डिनेट करती है इंटरपोल के साथ जो है मिलकर भी जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह जांच पड़ताल है वो करती है। ठीक है, तो CBI के हेड जो होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं, और CBI हैज जुरिसडिक्शन टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस पर्टेनिंग टू 69 सेंट्रल लॉज, 18 स्टेट एक्ट्स एंड 231 ऑफेंसेस इन द IPC। तो 69 सेंट्रल जो लॉज हैं उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन CBI कर सकती है। ठीक है, तो 18 स्टेट के एक्ट्स हैं तो उससे रिलेटेड CBI इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और 231 ऑफेंसेज जो IPC में दिए हुए हैं उससे संबंधित जांच भी CBI कर सकती है। बात करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की, ED की। तो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट इज़ ए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि आती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। तो जो भी फाइनेंशियली जो भी जांचें होती हैं, मीन्स पैसे से संबंधित कोई जांच है, अगर जैसे मान लीजिए पैसे का गबन हुआ है, घपला हुआ है, तो उससे संबंधित जो जांच है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट करती है। तो 1 मई 1956 को जो है इन्फोर्समेंट यूनिट का गठन किया गया था इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशन अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। तो ये जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के अंडर में जो है 1 मई 1956 को इन्फोर्समेंट यूनिट का गठन किया गया था। ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स जो है उसके अंदर में ये काम करती है। और देखेंगे तो 1957 में इस यूनिट को रीनेम कर दिया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के नाम से। स्टार्टिंग में इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। अब देखिए जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है जो हमारा 1999 का, तो इसको इन्फोर्स करवाने का काम ED करती है। उसके अलावा जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, तो उससे भी संबंधित जो जांच वगैरह हैं वो ED करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी क्रिएटिंग सेफ डिजिटल स्पेसेस। Various reports have indicated increase in incidence of cyberbullying and online child sexual exploitation by adults। तो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें साइबर बुलिंग वगैरह या जो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज़ वगैरह है वो चीज़ देखने को मिल रहा है। तो कई रिपोर्ट्स हमें ये दिखाती हैं कि जो अब जो है साइबर बुलिंग और ये ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल जो अब्यूज़ है, एक्सप्लॉयटेशन है, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से स्पीड अप हो रही हैं, बढ़ रही हैं। टैकलिंग साइबर बुलिंग, बात करते हैं कैसे टैकल कर सकते हैं। तो स्कूल क्लोजर्स एज ए रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 लॉकडाउन। देखिए कोविड के टाइम में जो स्कूल्स वगैरह है लॉकडाउन में सब बंद हो गए थे, तो उसके बाद जो बच्चे हैं या जो नए लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑनलाइन यूज़ कर रहे थे, ऑनलाइन सर्फिंग वगैरह कर रहे थे। तो वहाँ पे जो है वहाँ पे एक ज़्यादा रिस्क आया सामने देखने को मिला, और साइबर बुलिंग और ये ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के कई बच्चे जो है शिकार भी हुए। 71 million children aged between 5 to 11 years access the internet on the devices of their family members। तो देखिए करीब करीब ये कहा गया कि 71 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 5 से 11 साल के बीच में है, वो अपने फैमिली मेम्बर्स के मोबाइल पे जो है नेट वगैरह यूज़ करते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिंग अबाउट 14% ऑफ द कंट्रीज एक्टिव इंटरनेट यूजर्स बेस ऑफ ओवर 500 मिलियन। तो करीब करीब ये जो है 14% मीन्स कंट्री में जो भी लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसमें से 5 से 11 साल के बच्चे के परसेंटेज अगर देखेंगे तो 14% है टोटल। There is a growing scientific evidence which suggests that cyberbullying has negative consequences on the education। अब देखिए cyberbullying का negative consequence है एजुकेशन, हेल्थ, वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन और यंग पीपल में हमें देखने को मिलता है। ये इसका एक साइंटिफिक एविडेंस जो है वो देखने को मीन्स ये सजेस्ट करता है। पब्लिश्ड इन 2019 एंड ड्राइंग ऑन डाटा फ्रॉम 144 कंट्रीज। तो देखिए 2019 में पब्लिश हुआ था और 144 कंट्रीज़ के डाटा को मिला करके ये रिपोर्ट आई है। तो यूनेस्को की रिपोर्ट है कि बिहाइंड द नंबर्स एंडिंग स्कूल वायलेंस एंड बुलिंग हाईलाइटेड द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम विद amongst one of the 3 students worldwide reporting being bullied at least once in preceding month। तो मीन्स देखिए हर 3 बच्चे जो थे उसमें एक बच्चे के द्वारा ये कहा गया कि एटलीस्ट जो है 1 महीने में एक बार उनकी साइबर बुलिंग होती ही होती है। तो ये जो रिपोर्ट है यूनेस्को की रिपोर्ट है और 144 कंट्री से जांच करके ये रिपोर्ट बनाई गई है जो कि पब्लिश हुई थी 2019 में। तो अब बात करते हैं साइबर बुलिंग प्रिवेंशन इंटरवेंशंस के बारे में। तो
ऑनलाइन वायलेंस इज़ नॉट लिमिटेड टू स्कूल प्रेमिसेस। देखिए जो ऑनलाइन वायलेंस है वो केवल जो स्कूल के प्रेमिसेस हैं वहीं तक लिमिटेड नहीं है। द एजुकेशन सिस्टम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग ऑनलाइन सेफ्टी। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑनलाइन जो भी ऑनलाइन सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको बताने में। जो भी टीचर्स वगैरह हैं वो चाहे तो बच्चों को इस बारे में बता सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं। टू प्रिवेंट एंड काउंटर साइबर बुलिंग, अगर देखिए इससे साइबर बुलिंग से बचना है तो द इन्फॉर्मेशन बुकलेट ब्रॉड आउट बाय यूनेस्को इन पार्टनरशिप विद एनसीईआरटी। तो देखिए यूनेस्को और एनसीईआरटी ने मिलकर एक बुकलेट जारी की है ऑन सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19 कैन बी यूजफुल रेफरेंस। तो जो यूनेस्को और एनसीईआरटी दोनों ने मिलकर एक बुकलेट जारी की है कि ऑनलाइन साइबर बुलिंग से आप कैसे बच सकते हैं, तो वो जो है एक अच्छा रेफरेंस होगा इस चीज़ के लिए। इफेक्टिव इंटरवेंशंस आल्सो रिक्वायर जेंडर सेंसिटिव एंड टारगेटेड अप्रोचेस दैट रिस्पॉन्ड टू नीड ऑफ लर्नर्स हु आर मोस्ट लाइकली टू बी विक्टिम्स ऑफ ऑनलाइन वायलेंस। उसके अलावा जो भी जेंडर सेंसिटिव इश्यूज़ हैं तो ऐसे में जो भी ऑनलाइन वायलेंस वगैरह होते हैं तो उसके बारे में बच्चों को अच्छे से बताया जा सकता है और उनको सचेत किया जा सकता है इस चीज़ को लेकर के। कंसर्ट एफर्ट मस्ट बी मेड टू प्रोवाइड चिल्ड्रन एंड यंग पीपल विद द नॉलेज। तो जो भी बच्चे हैं या जो नए नौजवान लोग हैं तो उनको इस बारे में नॉलेज दी जा सकती है एंड स्किल्स टू आइडेंटिफाई ऑनलाइन वायलेंस सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को जो है बचा सकें फ्रॉम इट्स डिफरेंट फॉर्म्स वेदर प्रिपेयर्ड बाय द पीयर्स और एडल्ट्स। तो चाहे उनको एडल्ट्स या किसी चीज़ के द्वारा किन्हीं लोग के द्वारा भी अगर उनको साइबर बुली किया जा रहा है ऑनलाइन, तो वो जो है अपने इस बारे में अपने टीचर्स या अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। तो एक तरह से टीचर्स को जो है वो एक फ्रेंड की तरह बिहेव अगर वो करेंगे तो कोई बच्चा जो है उस बारे में बता सकता है। टीचर्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस चीज़ को लेकर के, अगर वो अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में, ठीक है। और एक तरह से जो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें भी अगर रहेगी तो सही रहेगा। जो भी पेरेंट्स वगैरह हैं वो भी इस बारे अपने बच्चों को समझा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।